गरीब सहेली को मिला जादुई तारों का लहंगा। वर्षा, अरे ओ वर्षा, कहाँ हो? आई रचना। वर्षा, तुम्हें पता है पास के गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा है, चलो ना मेला देखने चलते हैं। नहीं रचना, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सब चली जाओ। क्या वर्षा, जब देखो तब पैसों के लिए रोती रहती है। यार चल ना, पैसे मैं खर्च कर दूंगी, सभी दोस्त जा रहे हैं, अब तू नहीं जाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके आती हूँ। उसके बाद वर्षा अपनी सभी सहेलियों के साथ मेला देखने जाती है। वे लोग वहाँ खूब एंजॉय और मस्ती करते हैं। तभी वर्षा सभी दोस्तों के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आती है और अपने सभी दोस्तों को खाने के लिए देती है। वर्षा, तू जलेबी क्यों नहीं खा रही? खाना। नहीं वर्षा, तुम लोग खाओ। ऐसे कैसे नहीं खाना? अरे तो हम लोगों के साथ इतने दूर से मेला देखने आई है और मेला में आकर हम जलेबी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? रचना के बार बार कहने पर वर्षा भी उन सब के साथ जलेबी खाती है। लास्ट में जब पैसे देने की बारी आती है तो रचना कहती है, भाई चलो सभी अपने अपने हिस्से की जलेबी के पैसे निकालो। ये लो पुष्पा, मेरे 20 रुपए। हाँ हाँ, ये लो मेरे भी 20 रुपए। रचना, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हम लोगों के साथ इतने बड़े मेले में आई ही क्यों? अच्छा समझ गई, तुम ये सोच कर आई ना कि हम अमीर लोगों के साथ घूमने से तुम्हें भी मुफ्त में अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाएगी, है ना? रचना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छे से जानती हूँ। रचना, तमीज से बात करो। अरे जरा कर तो देखो इस गरीब भिखारन की, एक तो फ्री में हमारी जलेबी खा ली और जब पैसे देने की बारी आई तो मुझसे ही जबान लड़ा रही है। रचना, तुम्हें तो अपने साथ इस गरीब को लाना ही नहीं चाहिए था, गरीब लोग होते ही ऐसे। हाँ रचना, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी इस गरीब को सबक सिखाया बिना यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये गरीब भिखारन, अगर तू चाहती है हम तेरे हिस्से के पैसे दे तो हम सबके लिए नाच कर दिखा, चल अब नाच। मेरी ही गलती है जो मैं तुम लोगों के बहकावे में यहाँ आ गई, मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने नीच और घटिया इंसान हो। हम गरीब जरूर है लेकिन गिरे हुए नहीं है। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे जलेबी के पैसे लौटा दूंगी। इतना बोलकर वर्षा रोते हुए घर आ जाती है। क्या बात है वर्षा बेटी, मेला से बड़ी जल्दी आ गई। हाँ माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे आज पता चल गया कि तुम मुझे उन अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती रखने से क्यों मना किया करती थी। ये अमीर लोग पैसों से तो अमीर होते हैं लेकिन दिल के बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। मैं आज से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ आपकी सिलाई के काम में आपका हाथ बटाया करूंगी। उसके बाद पुष्पा अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। वर्षा, जरा इधर आना बेटी, तेरी नाप ले लूं। किस लिए माँ? अरे मैंने सिलाई कर करके कुछ कपड़ों के टुकड़े बचाए हैं, तुम्हारा सूट काफी जगह से फट गया है ना, मैं तुम्हारे लिए इन्हीं कपड़ों को जोड़कर सुंदर सा फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। माँ, आप मेरे लिए फ्रॉक नहीं लहंगा बनाओ, मुझे आपके हाथ का लहंगा पहनना है। ठीक है बेटी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव में एक बूढ़ी औरत आती है। वो सबसे पहले वर्षा के घर जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन चलते चलते रात हो गई। मुझे आज की रात तुम अपने इस बड़े से आंगन में सोने के लिए छोटी सी जगह दे दो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे तुमने क्या मेरे घर को अनाथ आश्रम समझा है? ये मेरा घर है, कोई फुटपाथ नहीं जो यहाँ पर तुम सो जाओगी। जाओ और कहीं जाकर रात बिताओ, चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे लोग आ जाते हैं। वर्षा उस बूढ़ी औरत को डांट कर वहाँ से भगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत चलते चलते पुष्पा के छोटे से घर के पास जाती है। अरे बेटी, ठंड का मौसम है और मुझे काफी आगे जाना है, लेकिन अब रात होने वाली है, तो क्या मुझे तुम अपने घर के बाहर गुजारने के लिए छोटी सी जगह दोगी? अरे अम्मा क्यों नहीं, अंदर आइए ना। माँ कहती है हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप तो एक अतिथि बनकर हमारे घर आए हैं, अंदर आइए माँ, अंदर आइए। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसके घर के अंदर आती है। अरे अम्मा जी, आप वहाँ नीचे जमीन पर क्यों बैठ रही हैं? यहाँ ऊपर आइए, बैठिए। अरे बेटी, मैं यही ठीक हूँ, मैं यही आंगन में सोकर रात बिता लूंगी, मैं तुम सबको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, बस किसी तरह ये रात कट जाए, सुबह होती ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी बुढ़ी होकर रात की इस ठंड में आंगन में रात बिताएंगी और हम अंदर चैन से सोएंगे, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं बेटी, तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मैं आराम से यहाँ सो जाऊंगी। अरे नहीं बुढ़ी अम्मा, ये हमारे घर आए अतिथि का अपमान है, आप अंदर आइए। हाँ बुढ़ी अम्मा, आप अंदर चलिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी बहुत ही आदर के साथ उस बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें बड़े ही प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। अरे बेटी, ये सब क्या है? तुमने हमें अपने घर में रुकने दिया,
हमारे लिए यही काफी है, तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, एक तरफ बेटी भी कहते हो और बेटी की बात भी नहीं मानते हो। अब इस ठंड की रात में भला आप हमारे घर भूखे पेट कैसे सोएंगे और हम खाना खा ले? ऐसा तो होगा नहीं। अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो खाना ही पड़ेगा। बेटा, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे बेटी, तुम्हारे ये सूट इतने ज्यादा जगह जगह से क्यों फटे हैं? क्या बताऊं अम्मा, हम ठहरे गरीब लोग, बस हमारे घर 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाए यही बहुत है। हम बहुत गरीब लोग हैं अम्मा जी। हमारी बेटी का कब से लहंगा पहनने का मन है, लेकिन मैं गरीब माँ अपनी बेटी को एक जोड़े अच्छे कपड़े नहीं दे पा रही। रात में बातचीत करने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होने पर वो बूढ़ी औरत अपने झोले से एक लहंगा निकालती है और पुष्पा को देती है। अरे अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ अम्मा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी माँ मेरे लिए सूट बना रही है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। अरे बेटा, ये एहसान नहीं बल्कि उपहार है। जब बड़े बूढ़े कुछ प्यार से देते हैं तो उन्हें मना नहीं करते, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। ये लो। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। ये लहंगा मुझे तारों की देवी ने दिया है। तुम उस लहंगा से जो भी मांगोगी, ये लहंगा तारों की तरह चमकने लगेगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वर्षा को वो जादुई लहंगा देकर चली जाती है। वर्षा खुशी खुशी उस जादुई लहंगा को पहनकर कहती है, हे जादुई लहंगा, मेरे घर को बहुत ही सुंदर घर में बदल दो। तभी वो लहंगा तारों की तरह चमकने लगता है और देखते ही देखते वर्षा का घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। हे जादुई लहंगा, मेरी माँ को खूब सारे पैसे दे दो ताकि उन्हें कभी जिंदगी में पैसों के लिए काम न करना पड़े। वर्षा के इतना कहते ही उस लहंगे में से काफी सारे पैसे निकलने लगते हैं और उसके घर पैसों का ढेर लग जाता है। अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती, वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। उसके बाद तो पुष्पा और उसकी माँ अपने गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। जब ये बात पिंकी को पता चलती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल तक तो ये भिखारी लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? ये लोग इतने अमीर हो गए। कुछ तो हुआ है बेटी, जरूर इन लोगों के हाथ कोई खजाना लग गया है, मैं पता लगा कर आती हूँ। उसके बाद रचना की माँ प्रेमलता वर्षा की अमीरी का पता लगाने लगती है। तभी उसे वर्षा की माँ से पता चलता है, ये सब उस बूढ़ी जादुई अम्मा के चमत्कार से हुआ। उन्होंने ही मुझे ये सब यहाँ खाना खिलाने के बदले दिया है। ठीक है वर्षा की माँ, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद रचना की माँ उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बूढ़ी औरत मिलती है। अम्मा, कृपा कर हमारे घर आकर भोजन करे और हमें सेवा का मौका दे। देखिए, मना मत कीजिएगा, हम बड़ी दूर से आपको लेने आए हैं। ठीक है बेटी। उसके बाद पिंकी और उसकी माँ दोनों ही इस बूढ़ी अम्मा को भरपेट अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। अम्मा, और कुछ लेकर आए? मिठाई खाओगी? नहीं नहीं बेटी, हमारा पेट भर चुका है, भगवान तुम्हें सुखी रखे, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे अम्मा, आपने तो हमें वो जादुई लहंगा नहीं दिया, हमने तो आपको इतना अच्छा भोजन कराया, इसीलिए आप मुझे उस पुष्पा की बच्ची से अच्छा लहंगा देना। अरे मैं तो ये भूल ही गई थी। ये बेटी, ये लहंगा तुम्हारे लिए। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अरे माँ, ये अम्मा अचानक से कहाँ गायब हो गई? खैर कोई बात नहीं, ये जादुई लहंगा तो हमें मिल गया, अब मैं ये जादुई लहंगा पहन कर आती हूँ। रचना जैसे ही उस लहंगा को पहनती है, उसका चेहरा काला बदसूरत हो जाता है। माँ जल्दी इधर आ जाओ, ये देखो ये देखो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? उस बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया, उसने हमें ये कैसा लहंगा दिया माँ? तभी उस लहंगे में से आवाज आती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, दोष तो तुम लोगों के मन में भरी लालच का है और ये सब उसी लालच का नतीजा है। पहले तो तुमने उस बूढ़ी अम्मा को दुत्कार कर भगा दिया था, अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है।